आज का पैपलॉग देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछले महीने ही हरियाणा से एक बहुत ही कर्मनिष्ठ आईएएस ऑफिसर श्री अशोक खेमका जी रिटायर हुए हैं। इन अफसर साहिबान के बारे में मेरे बड़े भाई डॉक्टर नरेश राज जी ने जो अपना एक वीडियो चैनल भी चलाते हैं, मैं विस्तार पूर्वक बताया था। मैं उन्हीं की बातों की तायीद करता हुआ इस मुद्दे के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। श्री अशोक खेमका जी के साथ एक बात जुड़ी हुई है जो सभी को पता है कि उनकी 34 साल की नौकरी में 66 को बार बदली हुई है और उन्होंने 51 से ज्यादा महकमों में काम किया है, जो कि किसी कीर्तिमान से कम नहीं। सरकारी महकमों में जल्दी जल्दी बदली होने के कारण दो ही हैं कि या तो वह आदमी भ्रष्ट, कामचोर और अयोग्य होगा, जहां फिर उसने कभी उसूलों से समझौता ना किया हो। पर श्री अशोक खेमका जी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने जहां भी रहे वहां घोटालों का पर्दाफाश करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम इनकी रिटायरमेंट के बाद अच्छी सेहत के लिए कामना करते हैं। इसी तरह पंजाब में एक आईपीएस अफसर हैं जो अच्छी खासी ऊंचे ओहदे और मान सम्मान की सरकारी नौकरी छोड़कर लोगों को न्याय दिलाने और एक अच्छा प्रशासन देने के उद्देश्य से एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अमृतसर से विधायक बने हैं। पर यह सियासत है, इसमें आदमी का ईमानदार, कर्मनिष्ठ, स्पष्ट, न्यायप्रिय होना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि पार्टी में नेताओं को वह लोग ही अच्छे लगते हैं जो अपनी जमीर बेचकर पार्टी का एजेंडा लागू करें और पार्टी के नेता की हाँ में हाँ मिलाते रहें। पंजाब के इस जांबाज अफसर का नाम है कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो गलत कामों के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं। कुंवर साहब और खेमका जैसे अफसरों की समाज को जरूरत है अगर भारत को अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करना है, वरना लुटिया तो डूब ही रही है। मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो कि अपनी बुद्धिमता और दूरअंदेशी के लिए जाने जाते थे, कि 1947 के वह शब्द क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री इंग्लैंड को उस वक्त संसद में कहे थे जब भारत को आजाद करने की बात वहां पर चल रही थी। उन्होंने भारत को आजाद करने का विरोध करते हुए कहा था, सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी। भारत के सभी नेता ओछी क्षमता वाले और भूसे के पुतले होंगे। उनकी जबान मीठी होगी लेकिन दिल निकम्मे होंगे और भारत में होने वाला रक्तपात और अराजकता के लिए क्लेमेंट एटली जिम्मेवार होंगे और उनकी सरकार के हाथों पर 40 करोड़ भारतीयों का खून होगा। और किसी ने लिखा था कि हम भारतीय ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हमने इतनी मेहनत की है कि हमने विंस्टन चर्चिल के कहे शब्दों को सच कर दिखाया है और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बहुत से नेता वही हैं जिन पर हत्या, लूटपाट, राजनी, धोखा, बलात्कार, सरकारी पैसों में धांधली और जमीनें हड़पने के दोष हैं। साल है 1929, अंग्रेजी राज है। दिल्ली में भारत के गवर्नर जनरल की इंपीरियल काउंसिल लगी हुई है। 1910 से सर उमर हयात खान टिवाणा इस काउंसिल के सदस्य हैं। वह अपनी तकरीर कर रहे हैं। वह बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं सरकार का मामू हूं, मैं कहता हूं कि मैं हूं। यह शब्द समस्त देश में गूंज उठे थे। 1939 में गुजरात जिले, जो कि पंजाब का हिस्सा था, जो अब पाकिस्तान में है, में एक सरदार डिप्टी कमिश्नर की तैनाती होती है। इस जिले में एक गांव है आला। गांव में एक छोटा सा कोठरीनुमा गुरुद्वारा है। इसे गांव के ही एक सहजदारी सिख, जो सिख धर्म में विश्वास तो रखता हो पर सर पर पगड़ी ना बांधता हो और ना ही बाल बढ़ाए हों, ने वहां के मुस्लिम चौधरियों की इच्छा के विरुद्ध यह गुरुद्वारा बनवा दिया था। वहां ग्रंथ साहब का पाठ करने के लिए 2 सहजदारी हिंदू पुजारी अथवा ग्रंथियों को नियुक्त किया गया, पर आगे पीछे इन दोनों की किसी ने हत्याएं कर दी और शवों को नजदीक ही एक नहर में फेंक दिया, पर कातिल का कोई सुराग न लगा। इसलिए यह छोटा सा गुरुद्वारा ग्रंथी न होने की वजह से बंद हो गया। तब वहां पर एक अमृतधारी सिख ग्रंथी ने यहां पाठ करना शुरू कर दिया। हफ्ता 10 दिन के अंदर उसका शव भी नहर में से मिला। सरकारी रपट यही थी कि अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा। यह खबर सिख जगत में फैल गई तो बुढ़ा दल के 2 निहंग सिखों ने इस गुरुद्वारे की सेवा संभाल ली। कुछ दिनों के बाद उन्हें भी मारकर नहर में बहा दिया गया। तब श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया और आहला गांव में हजारों सिखों का एक इकट्ठ बुलाया और उसमें हरमंदिर साहब के कीर्तन करने वाले भाई सुंदर सिंह भी शामिल हो गए। इन्होंने वहां पर एक जुलूस निकाला, पर कहा जाता है कि उसके ऊपर इलाके के मुसलमानों ने शक्तिशाली नवाब सर उमर हयात खान टिवाणा की शह पर इन सिखों पर बड़ा हमला किया
जिसमें बहुत से सिख मारे गए, जिनमें कीर्तन करने वाले सुंदर सिंह भी थे। क्योंकि पंजाब सरकार पर यूनियनिस्ट मुस्लिम नवाबों का कब्जा था, इसलिए सिखों की कोई फरियाद सुनी ही नहीं गई। तब 1940 में एक और निहंग सिंह उस गुरुद्वारा में आ गया। अब उसको भी मारकर शव को नदी में बहा दिया गया, जिसे सरगोदा जिले में नहर के पानी से बरामद करने के बाद आनन फानन अग्नि भेंट भी कर दिया गया। अब इस बात का संज्ञान लेते हुए गुजरात के सिख डिप्टी कमिश्नर ने पूरी शिद्दत, खास तौर से दिलचस्पी लेते हुए जांच करवाई, तो सबूत भी मिल गए कि कत्ल करने वाले दोनों मुस्लिम कौम से संबंधित लोग थे। उनमें से एक आला गांव का चौधरी था और दूसरा नवाब सर उमर हयात खां टिवाना का खास आदमी था। अब नवाब साहब का इन मौतों में सीधे शामिल होने का भी कुछ सुराग डिप्टी कमिश्नर के हाथ लग गया, तो उसने कातलों की गिरफ्तारी के चालान का हुक्म पास कर दिया। तो नवाब सर उमर हयात खां अपने 5-7 लठैतों और अपने और करिंदों को लेकर गुजरात में डिप्टी कमिश्नर की कोठी पर पहुंच गए और कहने लगे कि जय चालान ना किया जाए, मैं निर्दोष हूं और निहंग सिंह तो खुद ही नहर में डूबकर मरा है। तो डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वह निहंग के कत्ल में उनके सम्मिलित होने के कारण जल्दी ही उनके विरुद्ध वारंट निकालने वाले हैं, इसलिए वह अगर 1 घंटे के भीतर गुजरात जिले से बाहर नहीं गए तो उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह बात सुनकर नवाब साहब सीधे दिल्ली वायसराय साहब के पास डिप्टी कमिश्नर की शिकायत करने पहुंच गए, क्योंकि लंदन तक तमाम बरतानवी सरकार में उनका अच्छा खासा नाम और असर रसूख था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत बड़ी हस्ती माने जाते थे और प्रांतों के लाट साहब भी उनके आगे झुकते थे। अंततः उनकी बात सुनी गई। पंजाब सरकार ने डिप्टी कमिश्नर साहब को टेलीग्राम पर ही गुजरात में से बदल दिया। उसके बाद आहला गांव के निहंग सिंह के कत्ल का मुकदमा भी वापस ले लिया गया। नवाब उमर हयात खां पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने उस सिख डिप्टी कमिश्नर की निजी फाइल पर लिख दिया कि इस अफसर को नवाब सर उमर हयात खां और कुछ प्रतिष्ठित मुस्लिम लोगों से सभ्य तौर पर पेश न आने और उनको ऊंचा नीचा बोलने के कारण सरकारी तौर पर डांट लगाई जानी चाहिए। पर ब्रिटिश गवर्नर ने अपने मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री की यह सिफारिश रद्द कर दी और इसे दाखिल दफ्तर करते हुए मामला निपटा दिया। जय शायद पहला आईसीएस अफसर है जिसे आजादी के बाद भारतीय सरकार ने 1950 में 8 दोष लगाते हुए नौकरी से कानून के बरखिलाफ निकाल बाहर किया। ऐसे तो किसी चपरासी को भी नहीं निकाला जाता। जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह कहा था कि हिंदुस्तान में महाराजा को राजगद्दी से उतारना तो आसान है, पर किसी आईसीएस अफसर को उसकी नौकरी से उतारना कठिन है। पर जब नेहरू सरकार ने उन पर कार्रवाई की तो उनके साथ ऊपर गुजरात में जो हुआ था कि दोष को भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जेल लिखकर भेज दिया कि इनकी पुरानी फाइल देखने से पता चलता है कि यह करप्ट स्वभाव के हैं और पब्लिक के सामने कभी कभी अकड़ भी जाते हैं। इसका तात्पर्य यह था कि इस अफसर को नौकरी से निकाल ही दिया जाना चाहिए। असल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर पटेल जी की भी यही मंशा थी कि इस अफसर को चलता किया जाए। इन्हें 4 वर्ष से ज्यादा समय के लिए निलंबित रखा गया और तकरीबन 2 लाख रुपए तक की तनख्वाह से भी उन्हें महरूम कर दिया गया। किसी अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनका बनता अधिकार नहीं दिलाया। इनका नाम है सरदार कपूर सिंह आईसीएस। इनका पूरा किस्सा बहुत विस्तृत है, जो मैं किसी और अंक में प्रस्तुत करूंगा। आज यहीं पर खत्म करता हूं। धन्यवाद।